राजस्थान के शहर अजमेर में एक अखबार के द्वारा शहर की लड़कियों के प्राइवेट पार्ट और उनकी पहचान को ब्लर करके उनकी न्यूड पिक्चर को जब अखबार में प्रकाशित किया गया तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। नमस्कार आदाब, मैं नीतीश कुमार, आप सभी का स्वागत है केस तक पर। 1992 में एक रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने इस सेक्स स्कैंडल की जानकारी दी कि अजमेर के अनाज मंडी में एक लेबोरेटरी के द्वारा फिल्म के निगेटिव पर काम किया जाता है। आपको मालूम होगा कि जहां आज के दौर में हम सभी के मोबाइल के थ्रू फोटो खींचते हैं, एडवांस कैमरा भी हो सकता है जिसके थ्रू फोटो खींचते हैं, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 90 के दशक में एक दौर हुआ करता था जब कैमराज के अंदर रील्स डला करती थी और इन रील को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लैब जाना पड़ता था। दौर तो आज भी वही है कि निगेटिव से पॉजिटिव बनाकर लाया जाता है, लेकिन अब आप मेमोरी कार्ड के थ्रू खबरें लेते हैं, फोटो लेते हैं या फिर कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट करवा लिया जाता है। उस समय में उस 90 के दशक में रील्स वाले कैमरे हुआ करते थे और उन रील्स को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए अजमेर के अनाज मंडी में एक लेबोरेटरी हुआ करती थी। उस लेबोरेटरी का नाम भरोसा लेबोरेटरी था। उस लेबोरेटरी में एक शख्स आता है और वहां से एक रील लेता है और इस रील के बदले उसको दुकानदार को 5 से 6 गुना ज्यादा दाम देता है। वहीं खड़ी इस पत्रकार संतोष गुप्ता को ये बात हजम नहीं होता है कि कोई कैसे एक रील के बदले 5 से 6 गुना दाम कैसे दे सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने मित्र को सचेत करते हुए कहा कि यार ये कहानी हम लोग को जानना चाहिए कि इसके पीछे असली वजह क्या है। समाज में पत्रकार और पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शायद इसी खोजी पत्रकारिता के कारण ही जाना जाता है। ये पत्रकार जब इस केस को जानना चाहे तो सबसे पहले तो इन्हें रोका गया, इन पे दबाव बनाया गया, लेकिन ये अपनी जीत पे अड़िग रहे और अंततः इनको 4 रील प्राप्त हुआ। जब इन्होंने इस रील को देखा तो उस रील में लड़कियों के वीडियोज और उनके न्यूड पिक्चर को दिखाया गया था। जब इनको यह बात पता चला कि इस रील में लड़कियों के रेप के वीडियोज एंड न्यूड पिक्चर को और उनके प्राइवेट पार्ट को ओपनली दिखाया गया तो यह बात समझने में देरी नहीं लगा कि संभवतः इस रील्स का प्रयोग लड़कियों के ब्लैकमेलिंग में भी किया गया होगा। यही कारण था, इसीलिए अगले ही दिन अखबार में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट और उनकी पहचान को ब्लर करके अखबार में प्रकाशित किया गया काफी संवेदनशील तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि यह मामला कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है। इस न्यूज के शहर में सर्कुलेट होते हुए शहर में विरोध होने लगा, जगह जगह प्रदर्शन होने लगा। प्रदर्शन के बाद और विरोध के बाद लोगों के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है और काफी छानबीन के बाद उस रील में एक लड़की को कॉलेज ड्रेस में देखा जाता है, जो कि अजमेर के राजस्थान शहर में श्री हरि रोड स्थित सोफिया कॉलेज का था। यानी ये सारी लड़कियां उसी कॉलेज की ही थी। एक दिन उसी नामी कॉलेज के बाहर एक लड़की रोते हुए जा रही थी, तभी कुछ रसूखदार लड़के वहाँ अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। लड़की रोती हुई उनको कारण बताती है कि वह इस कॉलेज में दाखिला इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि उसके पास फी नहीं था। लड़कों के द्वारा सांत्वना दिया जाता है और उसको फी दे दी जाती है कि ये लो फी और तुम जाओ दाखिला ले लो। बस एक बार पैसे के प्रलोभन से उस लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले लड़के उसके साथ आगे क्या करने वाले थे, शायद इस बात का अंदाजा उस लड़की को भी नहीं था। ये लड़के उससे रोजाना मिलने लगे और एक दिन उसको घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में अपने बैन में बैठाकर उसको अपने साथ लेके चले गए और इसको अपने फार्म हाउस पे लेके चले गए। बस यही शुरू होता है हैवानियत की और दरिद्री की असली कहानी। ये हैवान उस लड़की को उसके घर छोड़ने के बहाने अपने फार्म हाउस लेके चले गए और वहाँ पर इस लड़की का ये सभी रेप करते हैं और उस रेप के दौरान ही उसकी कुछ न्यूड तस्वीरें उतारी जाती हैं। लड़की की न्यूड तस्वीरें उतारी जाती है और उस न्यूड पिक्चर के थ्रू ही उसका डेली रोजाना ये लड़के उसको बुलाते हैं और डेली उसका रेप करते हैं कि यदि तुमने किसी और को ये बात बताया तो ये पिक्चर्स वायरल कर दिया जाएगा। लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके साथ ब्लैकमेलिंग किया जाता है। लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, लाख मना करती है, लेकिन लाख मना के बाद भी हैवान अपनी हैवानियत को शर्मसार कर रहे थे और अंततः इन्होंने कहा कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, यदि तुम अपने अन्य महिला मित्र को अपने साथ लाती हो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। महिला पहले तो विरोध करती है, लेकिन ये धमकी देते हैं कि यदि तुम नहीं लाती हो तो तुम्हारी पिक्चर्स को वायरल कर दिए जाएंगे। महिला मजबूरीवश अपने अन्य महिला मित्र को भी साथ लाती है। यही सेम दोहराव उसके साथ भी होता है। उसकी भी रेप होता है, उसकी भी पिक्चर उतारी जाती है और उसके भी साथ यही होता है कि तुम अपने अन्य महिला मित्र को लाओ। और ऐसे करते करते
एक चैन बनता जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते लगभग 150 से भी ज्यादा लड़कियां इन हैवानों के हैवानियत का शिकार बन जाती हैं और 250 से भी अधिक लड़कियों की न्यूड तस्वीरें उतारी जाती हैं। हवस का शिकार बने 250 से भी ज्यादा लड़कियों के वीडियो और उनकी न्यूड तस्वीर मार्केट में सराउंडेड होने लगता है। एक के बाद एक लड़की सुसाइड करने लगती है। जैसे यह खबर अखबार में प्रकाशित होता है, गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका था। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार ये न्यूड पिक्चर्स उस लैब तक पहुंचा कैसे। तो इस न्यूड पिक्चर या वीडियो को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लैब ले जाना पड़ता था और ये लैब इन्हीं दरिंदों में से किसी एक दरिंदे का था जो कि इस कार्य को अपने नौकरों से कराया करता था और इन नौकरों के अंदर आए लालच के कारण इस केस का भंडाफोड़ हो जाता है। पहले तो कुछ संगठित सरगना या फिर दरिंदे या कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब उस लेबोरेटरी में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाने लगा। ब्लैकमेल के नाम पे सभी उस लड़की या उस कन्या का फोटो लेकर के उसके सामने खड़ा होते और उसके साथ रेप करते। एक महिला को महिला होने की बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ रही थी, इंसानियत शर्मसार हो रही थी। लेकिन बड़ा सवाल, कौन थे ये लोग जिन्होंने अपने पावर के दम पे अपने नाम को आज तक उजागर नहीं होने दिया। तो धीरे धीरे जांच में जब पता चला कि अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम, जो कि वहाँ के सेवादार होते हैं, अजमेर दरगाह के सेवादार को ही खादिम कहा जाता है, इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अजमेर दरगाह शरीफ खादिम नसीफ चिश्ती, खादिम अनवर चिश्ती, खादिम फारूक चिश्ती के द्वारा इस घटना का अंजाम दिया जा रहा था। यही इस घटना के असली मास्टरमाइंड थे। बड़ा सवाल, पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक कब लगी? तो अखबार में छपी खबर के अनुसार पुलिस प्रशासन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस घटना के असली मास्टरमाइंड खादिम परिवार के लोग ही हैं। खादिम परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके कुछ परिचित लोग इस घटना के असली मास्टरमाइंड थे। लेकिन ये इतने रसूखदार लोग थे कि बगैर सबूत के इनके ऊपर कोई भी एक्शन लेना शहर में अशांति पैदा करना था और इसीलिए ये लोग पहले उन लड़कियों की पहचान करते हैं, उन लड़कियों से संपर्क करते हैं ताकि जो है कि इन पे एक्शन लिया जा सके, कोई सबूत मिले, कोई लड़की इनके विरोध रिपोर्ट लिखाए जिसके प्रति एक्शन लिया जाए। लेकिन काफी मशक्कत के बाद 30 लड़कियों को तैयार किया गया, लेकिन इनका इतना वर्चस्व था कि उसमें भी कुछ लड़कियां अपने नाम को वापस ले ली। 12 लड़कियां बची। उन 12 लड़कियों से इनके विरोध रिपोर्ट दर्ज कराने की बात हुई, लेकिन उसमें से भी 10 लड़कियों ने बाहर अपना नाम ले लिया। अंततः 2 लड़कियों ने हिम्मत जुटाया और उन लोगों ने इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाया जिसके प्रति एक्शन लिया गया। अंततः इनको कुछ विशेष सजा तो नहीं हुआ, लेकिन यह बहुत ही दयनीय और बहुत ही विभत्स घटना थी जो इंसानियत को शर्मसार कर दी थी। सोचने की बात यह है कि इन हैवानों को कुछ चंद महीनों की, कुछ चंद सालों की सजा क्यों हुई, इनको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं हुई। पुलिस प्रक्रिया आगे बढ़ता है, न्यायिक कार्रवाई होता है, इन हैवानों को, कुछ हैवानों को सजा भी होता है, कुछ हैवान देश छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन इस केस का समरी, यदि वो पहली लड़की जो इनके जाल में फंसी, वो यदि पुलिस प्रशासन में इस चीज की रिपोर्ट दर्ज कराई होती, अपने परिजनों को बताई होती, तो शायद इनके जाल में इतनी लड़कियां नहीं फंसती, इतनी लड़कियां सुसाइड नहीं की होती। सोचने वाली बात है। इसी प्रकार की अन्य केसेस को जानने के लिए, कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।